अक्सर लोग बोलते हैं कि अगर आप ज़्यादा टाइट अंडरवेयर्स पहनते हैं या बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं या अपने थाइस पर लैपटॉप रख के ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी आपके टेस्टिकुलर हेल्थ पर कुछ असर पड़ता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या ये सच है और ये किस तरह से काम करता है? देखिए, टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होता है। ओके। अगर आप बहुत टाइट कपड़े पहनोगे तो उसमें फिर सर्कुलेशन पूरी ठीक से नहीं होगी, टेस्टिस टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से फिर आपको टेस्टिकुलर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादा टाइम पूरे दिन आप टाइट अंडरवेयर पहनोगे, कई लोग सोते टाइम भी अंडरवेयर नहीं उतारते, तो 24 घंटे अगर आपकी टाइट अंडरवेयर होगी तो आपका टेस्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उससे फिर टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है, टेस्टिस काम करना बंद कर सकती है। ओके, जैसे अभी आपने बोला कि सोते वक्त भी लोग अंडरवेयर पहनते हैं, तो क्या ये साइंटिफिकली सही है, मेडिकली सही है? नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। यू शुड नॉट वेयर अंडरवेयर व्हाइल स्लीपिंग। ओके। तो डॉक्टर, जब हम बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी की, तो अभी आपने हमें बताया था कि मेल इनफर्टिलिटी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैसे कनेक्टेड है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इनके कारण क्या होते हैं, मेन किन वजहों से इनफर्टिलिटी हो सकती है? सबसे कॉमन तो ये कारण है कि बाय बर्थ ही उनको कुछ प्रॉब्लम है, जिससे टेस्टिस ठीक से डेवलप नहीं हुई है, तो जिससे स्पर्म बना नहीं रही है वो। इसके अलावा कई कई करेक्टेबल कॉजेज भी होते हैं, जैसे वेरिकोसील। वेरिकोसील होती है कि टेस्टिस की जो वेन्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि टाइट अंडरवेयर से क्यों टेस्टिस काम नहीं करती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वैसे ही टेस्टिकुलर वेन्स जब फूल जाती हैं तो उससे बॉडी का जो ब्लड है वो टेस्टिस में ज़्यादा जाता है। ओके। तो उसकी वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर और टेस्टिस का टेम्परेचर वो सेम हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी का टेम्परेचर टेस्टिस टेम्परेचर 2 डिग्री ज़्यादा होता है, तो 2 डिग्री टेम्परेचर टेस्टिस का भी बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से फिर टेस्टिस काम करना बंद करती है, स्पर्म ठीक से नहीं बनाती, तो उससे इनफर्टिलिटी हो सकती है। ओके। तो वेरिकोसील अगर किसी को है तो उसकी सर्जरी होती है, जिससे कि वो ठीक हो जाता है और फिर टेस्टिस का टेम्परेचर फिर बॉडी के टेम्परेचर से कम हो जाएगा, तो फिर वो स्पर्म प्रोडक्शन ठीक हो जाएगी और इनफर्टिलिटी ट्रीट हो जाएगी। ओके। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के क्या कॉजेज होते हैं? इरेक्टाइल डिसफंक्शन के सबसे कॉमन आज की डेट में जो कॉज है वो है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मींस एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि जो लोग अपने पार्टनर से बात नहीं करते, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, मूवीज देखते हैं, मूवीज में कुछ और देखते हैं और वो सोचते हैं कि हम भी वैसे ही परफॉर्म करेंगे, और जब वो उस टाइप से परफॉर्म नहीं कर सकते तो उसमें फिर उनको लगता है कि उनको कोई प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो टीवी से या इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके उनको लगता है कि वही रिजल्ट्स मेरे भी होने चाहिए, अगर मेरे वो रिजल्ट्स नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम होती है तो प्रॉपर्ली किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जो आपको ठीक बताएगा कि आपको रियली ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। जी। मेरे पास आते हैं यंग पेशेंट 25-26 ईयर ओल्ड, और मेरे को आके कहता है कि सर मेरे को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो मैं हमेशा पेशेंट से सबसे पहले पूछता हूँ आपने कभी सेक्स किया है, और वो कहते हैं नहीं हमने कभी सेक्स नहीं किया। तो मैं उनसे यही पूछता हूँ आपने जब कभी सेक्स ही नहीं किया तो आपको कैसे पता कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है? जी। उनको इतना भी नहीं पता होता कि आपको पहले किसी पार्टनर के साथ जाके ट्राई करो, और अगर आप इंटरकोर्स कर पा रहे हो तो आपको कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन नहीं है। एक तो ये कॉमन है कि एक तो ये कारण है कि साइकोलॉजिकल, दे आर एंग्शियस, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। इसके अलावा कई कई बर्थ रिलेटेड कारण भी होते हैं कि बर्थ से ही जो पेनिस की ब्लड सप्लाई है, आर्टरीज हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो नॉर्मल जो इरेक्शन की मैकेनिज्म होता है ये होता है कि माइंड सिग्नल जाता है, उससे बॉडी का ब्लड पेनिस में जाता है और उससे हार्डनेस आती है, उससे इरेक्शन होती है जी। और उसके बाद इजैकुलेशन के बाद वो ब्लड वापस चला जाता है तो इरेक्शन डाउन हो जाती है। ओके। तो कई लोगों की वो जो ब्लड सप्लाई है उसमें प्रॉब्लम होती है, आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, उससे पूरा ब्लड नहीं जाता। ये काफ़ी डायबिटिक्स में कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि डायबिटिक्स में ब्लड वेसल्स में शुगर जमा हो जाती है और उसकी वजह से पूरा ब्लड पेनिस के अंदर नहीं जाता। जी। इसके अलावा कार्डियक पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, 50 इयर्स के बाद बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है या ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमा है, तो उसकी वजह से ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लड फ्लो पूरा नहीं होता और इरेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। एक और कारण है वीनस लीक। जी। वीनस लीक ये होता है कि ब्लड तो पूरा अंदर जा रहा है लेकिन अंदर रहता नहीं है। जैसे जो मैं पेशेंट्स को काफ़ी समझाता हूँ, ये उनको बोलता हूँ आप इमेजिन करो कि एक गुब्बारा है, गुब्बारे में पानी जा रहा है, तो गुब्बारे को मेंटेन रखने के लिए आप नलके से पानी डालते रहो और उसके बाद उसको बंद कर दो तो वो गुब्बारा बंद हो जाएगा। लेकिन अगर गुब्बारे में कोई होल है तो वो निकल तो वो पानी निकलते रहेगा और वो गुब्बारा डिफ्लेट हो जाएगा।
तो बेसिकली वीनस लीक में भी ये होता है कि ब्लड अंदर जाता तो है लेकिन वो मेंटेन नहीं होता, वो लीक करते रहता है। तो वीनस लीक एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा नर्व्स की भी प्रॉब्लम होती है। नर्व्स की ये प्रॉब्लम है कि आपको सेंसेशन ही नहीं होती, कि वो सिग्नल ही नहीं जाता बॉडी में कि वो ब्लड सप्लाई इंक्रीज करे। ये नर्व्स की प्रॉब्लम तब होती है, काफ़ी लोगों की सर्जरी हुई होती है, एब्डोमिनल सर्जरी होती है, कई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें ये नर्व्स की प्रॉब्लम होती है जिससे उनकी वो सिग्नल ही नहीं जाता जिसमें नॉर्मली ब्लड फ्लो इंक्रीज होए या ब्लड वहीं पे रुके। तो ये सारे मैकेनिज्म्स अगर न्यूरोलॉजिकल ईडी हुए तो फिर उसमें ये सिग्नल डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके डॉक्टर, अभी आपने सर्जरी की बात की, तो सर्जरी का बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है क्या इस पे? कई सर्जरीज का, जो पेल्विक सर्जरीज होती हैं जैसे प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी होती है या रेक्टल कैंसर की होती है, कोलोरेक्टल कैंसर या ब्लैडर कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, उनकी सर्जरीज होती हैं वो उसी एरिया में होती हैं जहाँ पे सारी नर्व्स होती हैं जो इरेक्शन को भी हेल्प करती हैं। तो काफ़ी बारी जब एडवांस कैंसर का सर्जरी कर रहे होते हैं हम लोग, तो हम लोग वो सारी नर्व्स को भी हम लोग निकालते हैं ताकि पूरा कैंसर निकल जाए, क्योंकि सबसे पहले तो कैंसर क्योर होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब मैं हमेशा पेशेंट्स जब लोग मेरे से कहते हैं कि मेरी ये सर्जरी मत करो, मेरे को इरेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, मैं उनको यही बोलता हूँ कि डेड मैन कैन नॉट हैव सेक्स। तो आप पहले आपकी जान रहेगी, जैसे कहते हैं जान है तो जहान है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपको अपना कैंसर का ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसके बाद अगर इरेक्शन की प्रॉब्लम हो भी जाती है तो वो 100% क्योरेबल है। क्योरेबल है मतलब। क्या डॉक्टर ईडी का एज से भी कोई कनेक्शन होता है? विद एज ईडी का प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ता है क्या? जैसे मैंने बताया कि ईडी का एज से डेफिनेटली रिलेशनशिप है। विद एज डायबिटीज ज्यादा कॉमन है जी, और हार्ट डिजीज ज्यादा कॉमन है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बॉडी में हो जाता है, तो उसकी वजह से ईडी ज्यादा कॉमन है ओल्ड एज में। ओके। और अगर हम मेल इनफर्टिलिटी की बात करें तो क्या मेल इनफर्टिलिटी बाय बर्थ होती है? और ऑल्सो एक और सवाल था मेरा, जैसे जब कोई फॉर एग्जांपल एक मेल है, उसने एक बच्चे को ऑलरेडी जन्म दिया हुआ है, आफ्टर एक बच्चे को जन्म देने के बाद भी क्या उनको इनफर्टिलिटी का इशू हो सकता है? हाँ, हो सकता है। काफ़ी बारी जैसे जैसे एज बढ़ती है तो टेस्टिकुलर फंक्शन कम हो जाता है। तो ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो लोग अब आजकल विद द न्यू टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग लोग क्या कर रहे हैं कि जल्दी शादी नहीं करते, दे आर रनिंग बिहाइंड द करियर। सो 35-40 की एज में वो लोग शादी करते हैं। तो उस कंडीशन में फर्स्ट बच्चा तो उनका हो जाता है बिकॉज दे 35-36, बट सेकंड बच्चा दे आर ट्राइंग जब उनकी एज 42-44 हो गई है, तो उस टाइम तक टेस्टिकुलर फंक्शन इतना अच्छा नहीं होता, तो उसकी वजह से काफ़ी बारी इरेक्शन की प्रॉब्लम या इनफर्टिलिटी हो सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर, आपने अभी एज की बात करी, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि राइट टाइम क्या होती है। लाइक अपना अगर कोई इंसान बेबी प्लान कर रहा है तो उसके लिए क्या राइट एज हो सकती है आपके हिसाब से, जो आइडियल एज होती है? Between 25 to 35. 25 to 35. And after 30 बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज होते हैं। हाँ, मतलब जो वाइफ होती है उसके लिए भी प्रॉब्लम होती है, रिस्क होते हैं बच्चे को कैरी करने के लिए, तो 35 के बाद अवॉइड करना चाहिए। ओके डॉक्टर, अभी आपने वाइफ की बात की, तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, तो उसमें वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन थी कि ज़्यादातर जो मिसकैरेजेस होते हैं वो फीमेल्स की वजह से नहीं होते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ मेल सीमन। मतलब कई बार ऐसा होता है कि उनका जो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या इसका भी कोई कनेक्शन है? क्या ये सही बात है? नहीं, मिसकैरेजेस सीमन स्ट्रॉन्ग होने की बात नहीं है। काफ़ी बारी जो फर्टिलाइजेशन हुई है वो कितनी अच्छी हुई है, वो उसके लिए मेल्स भी इन्वॉल्व हैं, स्पर्म भी इन्वॉल्व है और एग भी इन्वॉल्व है, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए तभी बच्चा ठहर पाएगा। अगर कुछ भी वीक होएगा या मेल सीमन में स्पर्म वीक होएगा या एग वीक होएगा तो उसमें मिसकैरेज का डर होता है। प्लस जो बहुत कॉमन है, लोग अपनी प्रेगनेंसी में लेडीज ध्यान ही नहीं देती, प्रेगनेंसी चली जा रही है, उनको अपने फ्रेंड्स की पार्टीज में जाना है, फ्रेंड्स की शादियों में जाना है। आई हैव सीन, मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, तो उनके पास पेशेंट्स आते हैं 8-8 महीने वो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, और 9th मंथ में जब बिल्कुल क्रिटिकल है उस टाइम उनके बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही है, तो वो सब कुछ छोड़ के शादी के लिए चले जाते हैं। सो ऐसे 2-3 बारी हुआ है। एक पेशेंट का भी रिसेंटली इसलिए मेरे को याद है बिकॉज वो शादी में उन्होंने ज़्यादा डांस किया, ज़्यादा ड्रिंक किया, उनका मिसकैरेज हो गया। ओके,
तो मतलब आपको So, काफी केयरफुल रहने की careful बहुत रहना जरूरत है, चाहिए, बोथ द पेरेंट्स, मतलब both the मेल parents. को भी उतना ही केयरफुल रहना है जितना फीमेल को केयरफुल रहना है। Yeah. तो अगर हम बात करें डॉक्टर, जैसे हमने बहुत सारे सिम्टम्स की बात की, आपने बताया कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। अगर यूरिन में कोई, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड आता है या यूरिन के कलर में कोई चेंज देखने को मिलता है, क्या उसका भी हमारी टेस्टिकुलर हेल्थ पर कोई असर पड़ता है? किस चीज़ के सिग्नल्स हो सकते हैं ये? यूरिन में प्रॉब्लम नहीं होती, ओके लेकिन सीमन में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, अगर किसी के टेस्टिकुलर हेल्थ ठीक नहीं है तो सीमन ज़्यादा पतला होएगा, अच्छा, काफ़ी बारी जो इजैकुलेशन की वॉल्यूम है वो कम होएगी। सो हम लोग जब सीमन टेस्ट करते हैं तो हमेशा देखते हैं कि कम से कम 2 ml सीमन होना चाहिए। कई लोगों का सिर्फ आधा ml सीमन होता है, तो समझ आता है कि सीमन में प्रॉब्लम है। हाँ, तो सीमन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो टेस्टिकुलर हेल्थ, क्योंकि जो स्पर्म होता है वो टेस्टिस ही बनाता है जी, और सीमन के अंदर तो सेमिनल वेसिकल्स के फ्लूइड भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो टेस्टिकुलर हेल्थ स्पर्म्स के लिए और सीमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।